भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, टू पैरेलल थिन शीट का, जिसमें एक शीट क्या होती है, एक शीट चार्ज होती है और दूसरी शीट क्या होती है, अनचार्ज होती है। जब इस अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के नज़दीक लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जब इस अनचार्ज कंडक्टर को हम अर्थ के साथ ड्रॉप कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल और भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक सिंपल हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कितना है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू ए सिंगल क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे इसमें बताइए कि अगर इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है तो इस कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना, तो आंसर है Q। जीरो नहीं है इसका। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में लिखा होता है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका नेट चार्ज कितना है, तो आंसर है उसमें लिखा होता है जीरो। जीरो कभी नहीं होता भाई। अरे कैपेसिटर कौन सा था तुम्हारा, ये तो कैपेसिटर है। चार्ज किसे दे रहे हो, आप इसे दे रहे हो, तो कितना चार्ज दिया आपने Q, तो कितना स्टोर कर रहा है वो Q। ये वाली कंडक्टर कौन सी है, ये वो कंडक्टर है जो सिर्फ इसे असिस्ट कर रही है, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने में इसकी मदद कर रही है। लेकिन कंडक्टर कौन सा है आपका, ये है। कैपेसिटर कौन है, ये। तो किसी भी एक कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना है, Q। अगर इसका नेट चार्ज अगर जीरो है तो इसने स्टोर क्या किया, इसने कुछ स्टोर नहीं किया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना किसी भी एक कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, Q होता है। अब उसके बाद आगे देखिए, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। अभी इन दोनों के प्लेटों के बीच में हमने क्या फिल किया हुआ है, एयर, और इसके बीच में क्या एग्जिस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है, तो आंसर है एयर के अंदर एग्जिस्ट हो रही है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा। दिस इज सपोज टू बी द डिस्टेंस d। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो अगर ये दो प्लेट है, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों के बीच में बनती है या बाहर पे बनती है। अगर इसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँ इस पे माइनस, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल शीट हैं और एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक शीट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनती है अंदर, तो आंसर है अंदर बनती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनती है वो कितनी बनती है वो भी हमें पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों शीटों पे पॉजिटिव चार्ज होते या दोनों पे नेगेटिव चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती, बाहर। कितनी बनती, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि जब भी दो शीटों के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कहाँ होगा, उसके अंदर होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी पुरानी पहचान है। अब आगे देखिए इसमें, तो अगर मैं आपसे बोलूं सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी होगी, तो हमें पता है ई नोट इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा होता कितना है बेटे, तो आंसर सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया, इस शीट का एरिया ए है, उसके एक यूनिट इस शीट का एरिया ए है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो कितना होता है, दिस इज क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब अगली बात सुनिए, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इस प्लेट के इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। क्योंकि अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल किसको नाप रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक वर्सेटाइल रिलेशन हम सबको पता है क्या, कि आंसर है ई नोट इज इक्वल टू वी नोट। ये रिलेशन हम सबने पढ़ा है, अपॉन में कितना, आंसर है दिस इज डी। इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई नोट अपॉन में ई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में आर लिखो। अरे आर मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज डी। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दिस इज वी नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट को हम क्या लिखेंगे, ई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में डी। ये इन दोनों का एक रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल कितना हुआ, तो आंसर हम बोल सकते हैं ई नोट इज इक्वल टू वी नोट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, दिस इज डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो ये कितना आ गया बेटे यहाँ से, तो आंसर है वी नोट अपॉन में डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो वी नोट इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 3। ये छोटी सी बात समझ में ना बेटे, ये रिलेशन। अरे जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, तो आंसर है डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस रीजन में, तो डिस्टेंस कितना है डी, तो ये इनका रिलेशन होता है। तो ये पोटेंशियल है। नाउ कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी नोट। तो पुट फ्रॉम थर्ड, अगर मैं थर्ड से पुट करूँ इसकी वैल्यू तो कितना मिला, तो सी नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी नोट। वी नोट कितना है क्यू डी और ए एप्सिलॉन नोट, क्यू से क्यू एलिमिनेट हो गया तो कितना आ गया ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए तो सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है कब, जब दो प्लेट इन दोनों प्लेटों के बीच में हम क्या प्लेस कर दें एयर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है सी जी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या समझना है कि अगर मैं आपसे बात करूं बेटे कि ये सी नोट बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर से गौर करके देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, आंसर है ज्योमेट्री पे। ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया इंटू में डिस्टेंस दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, आंसर है ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस को कौन चेंज कर सकता है, आंसर है एक तो ज्योमेट्री चेंज कर सकती है, दूसरा मीडियम, इसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, इन दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या इसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये क्या है, तो सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन बी डी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या कम होगा। तो हमें पता है कि सी नोट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दो प्लेट है मेरे पास, इन दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को मैं कम करता जा रहा हूँ और कम करके करते मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया, 0। तो अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर फर्स्ट कि दो प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच का मैंने डिस्टेंस को कितना कर दिया, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्लेट पहली थी, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, जिसके ऊपर कैसा चार्ज था, आंसर है प्लस चार्ज था, ये पहली प्लेट थी। ये वाली कौन सी प्लेट थी, दूसरी प्लेट। इन दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ ऐसा मिला दिया, तो ब्लैक और रेड ये दो प्लेट थी। फिर से देखिए दिस वन प्लेट फर्स्ट, और ये वाली प्लेट कौन सी है, ये हमारी सेकंड प्लेट है। दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मिला दिया। ये वाली कंडक्टर किसके साथ कनेक्ट होती है, अर्थ के साथ। अब सोचो एक बात कि जैसे मैं इस कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूँ, बट डिस्टेंस 0 हो गया, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी करोगे, 0। तो सी नोट इज इक्वल टू 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो प्लेटों को हम एक दूसरे के साथ ऐसा मिला देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इसे प्रैक्टिकली समझिए कि अगर मैं इस कंडक्टर को, इस वाली ये कंडक्टर हमारे इस पे चार्ज कितना था, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कैसा है, माइनस क्यू। अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता जा रहा हूँ तो चार्ज देने से वो चार्ज कहाँ जाएगा, तो आंसर है ये ब्लैक वाली, ये भी क्या है, कंडक्टर, रेड भी क्या है, कंडक्टर, ये भी क्या है, कंडक्टर, और ये क्या है, अर्थ भी क्या है, कंडक्टर। अब आपको पता है कि जब मैं चार्ज इस कंडक्टर को दूंगा तो वो चार्ज यहाँ से कहाँ फ्लो जाएगा, तो आंसर है अनचार्ज कंडक्टर पे जाएगा। वहां से कहाँ पे जाएगा, आंसर है वहां से अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। तो सारा चार्ज कहाँ पे जाके स्टोर होगा, फाइनली अर्थ में। क्योंकि जब ये दोनों कंडक्टर को हम ऐसा मिलाएंगे और ऐसा मिला के ऐसा जोड़ देंगे तो ये दोनों कंडक्टर मिलके एक सिंगल कंडक्टर तो हो गई। और आपको अगर मैं छोटी सी बात बोलूँ कि सिंगल कंडक्टर को अगर मैं अर्थ के साथ ऐसा कनेक्ट कर दूं और इस कंडक्टर को मैं चार्ज दूं तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। क्योंकि मैं जैसे जैसे चार्ज दूंगा चार्ज के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से चार्ज को पे फोर्स लगेगी, फोर्स लगने से चार्ज मूव करना चाहते हैं, मूव करने के लिए चार्ज को क्या चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम, रास्ता चाहिए, वो रास्ता मिलता है, वो सारे चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ में। तो सारे के सारे चार्ज कहाँ पे स्टोर होते जा रहे हैं, हमारी अर्थ के अंदर स्टोर होते जा रहे हैं। इसलिए इसका अब कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा, इन्फिनिटी। क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। तो ये बात समझ में आने लगी हमें कि जब भी हम दो प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को 0 कर देंगे और उस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। वास्तव में उस कंडक्टर के नाम पर स्टोर कौन करता है, हमारे अर्थ।
हमारी अर्थ एक स्टोर बन जाता है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकली एडवांटेज नहीं है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज कौन स्टोर कर रहा है? अर्थ। अर्थ का इतना बड़ा स्टोरेज है कि वो स्टोर करता तो जाएगा, लेकिन जब मुझे चार्ज को वापस डिस्चार्ज कराना उस कंडक्टर से तो वो डिस्चार्ज नहीं करता। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसे हम ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि सारा चार्ज अर्थ में जाके स्टोर हो रहा है, स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। लेकिन जब हम इस अर्थ से बोलेंगे कि देना है, डिस्चार्ज करो, तो ये डिस्चार्ज नहीं करता, और डिस्चार्ज नहीं करेगा तो प्रैक्टिकली इसका कोई एडवांटेज नहीं है। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के मैं इन्फिनिटी कर दूं, तो अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दूं? इन्फिनिटी कर दूं, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दूं तो सी नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? 0। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि ये कंडक्टर थी, और जब मैं दूसरी कंडक्टर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, उठा के इन्फिनिटी दूर ले जाता हूँ, इसका मतलब मैंने दूसरी कंडक्टर को हटा दिया। और जब हम दूसरी कंडक्टर को हटाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करती है, एक कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करती है, उसका ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस कितना होता है? 0। उसका पोटेंशियल कैसा होता है? बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी लार्ज। कितना होता है? इन्फिनिटी। मतलब हमने चार्ज दिया नहीं, पोटेंशियल इन्फिनिटी लार्ज बढ़ गया, और जब पोटेंशियल इन्फिनिटी लार्ज बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कितना कंसीडर किया जाता है? 0। ये इसका प्रैक्टिकली मतलब है। इसीलिए किसी भी एक कंडक्टर को हम सिंपल एक कंडक्टर को चार्ज का स्टोर करने का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते। तो एक कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करना हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटेंस ना के बराबर होता है। कितना? 0 ऑलमोस्ट। ये दोनों शब्दों का एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लो। अगला क्वेश्चन सुनिए। अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात करता हूं इसमें, और आई वुड लाइक टू आस्क यू द क्वेश्चन कि भाई अगर इनका एरिया में कुछ चेंज करूं तो क्या होगा? इफ आई मेक चेंज इन द एरिया देन व्हाट विल हैपन? देखो, तो आपको पता है कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया। एरिया को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया को कम करोगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। मेरा एक बड़ा छोटा सा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, एक बड़ी प्लेट है और एक छोटी प्लेट है। मान लो एक छोटी प्लेट है ये, और ये एक बड़ी प्लेट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस इज, इसका एरिया कितना है? A1, इसका एरिया कितना है? A2, और इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस इज D। ये चार्ज कंडक्टर, मान लो ये अनचार्ज कंडक्टर थी, दोनों एक दूसरे पर रखी हैं। अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना हो तो इसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए मैं फार्मूला ε0/d, ये तो मैं लिख दूंगा, लेकिन कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C0 = ε0 A/d। तो कैन यू टेल मी कि एरिया मैं पहले वाले का लूंगा या दूसरे वाले का लूंगा? एरिया फर्स्ट का लेना है या दूसरे का? तो अब इस बात को एग्जैक्टली समझिए कि एरिया हम किसका लेंगे। तो इधर गौर करके देखिए जरा कि जब दो प्लेटों को लेते हैं तो उन दोनों प्लेटों के बीच में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ये डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम। तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहीं पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं पर क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? वो वाला एरिया चाहिए जहां पर क्या है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी स्टोर कहां हो रही है? आंसर, हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। तो इस बात को बिल्कुल समझिए कि दो प्लेटों के बीच में क्या होता है? आंसर है दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच में, इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और दोनों प्लेटों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मींस इन दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी का स्टोरेज है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही ये डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम। तो यहां पर गौर करके देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी सरफेस की कैसे होती है? अपनी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? नॉर्मल टू द सरफेस, 90 डिग्री पे निकलती है बेटे। और एंड भी कैसे होती हैं? नॉर्मल 90 डिग्री पे। ये बहुत बेसिक सी पहचान है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे आती है? नॉर्मल टू द सरफेस। एंटर भी नॉर्मल करेगी, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने एरिया में है? आंसर है इस A2 एरिया के सिर्फ
इस वाले एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, दिस इज इक्वल टू A1। तो कैप्शंस का किसका कंसीडर किया जाएगा? तो आंसर है कैप्शंस उस एरिया का में कंसीडर किया जाएगा बेटे जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रही है? तो आंसर है A1 के बीच में बन रही है। तो इस A2 का भी मुझे कौन सा एरिया कंसीडर करना है? दिस इज A1। तो कैप्शंस अगर मुझे निकालना है तो कैप्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। और A1 इज अगर A2 है तो एरिया कौन सा लेना है? छोटे वाला है बड़े वाला? तो आंसर है छोटे वाला। छोटे वाला क्यों? क्योंकि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है छोटा एरिया। अगर इसका एरिया छोटा है तो ये इतने फील्ड के अंदर इस A2 के भी सिर्फ A1 एरिया तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक कर रहा है, इसलिए एनर्जी किस में स्टोर होगी? इस रीजन के अंदर स्टोर होगी, इस रीजन के अंदर। तो कैप्शंस कितना हुआ? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D अपॉन में इंटू में A। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर ये बड़ी प्लेट है और ये प्लेट छोटी है, ये छोटी सी प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज क्यों है? इनके बीच का कोई सेम, इसको हम कितना मान लिया? दिस इज A2 और ये कितना है? A1। अब फिर से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी यहाँ से? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नॉर्मल निकलती है भाई। तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के साथ लिंक हुई कहीं? तो क्या यहाँ पर कैपेसिटेंस है? आंसर है नो। कैपेसिटेंस कहाँ होगा? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच में, वहीं पर हमें उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप गौर करके देखिए, यहाँ से इस A2 के यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इससे लिंक हो जाती है, यहाँ पे भी लिंक हो रही है, यहाँ पे भी लिंक हो रही है, यहाँ पे भी लिंक हो रही है। तो फिर से इस A2 के कितना एरिया इस A1 के साथ लिंक हो रहा है? तो आंसर है A1। तो अभी भी फिर से हमें कैपेसिटेंस कितना लिखना? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन में D। ये बात समझ में आई? तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि किसी भी एक कैपेसिटर के अंदर, किसी भी एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना, दोनों का प्लेट का एरिया कम है, तो एरिया विच इज टेकन, तो आंसर है स्मॉलर एरिया इज टू बी टेकन। इफ एरिया आर डिफरेंट of the plates, then smaller area is taken। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किसी भी एक कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। तो किसी भी एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? पहली प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पक्का नियम याद कर लो कि एनर्जी भी वहीं स्टोर होगी, क्योंकि हमें वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ही तो हमारी एनर्जी स्टोर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि किसी भी वर्क डन हमेशा किसके अगेंस्ट होता है? किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इस शीट को, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे उठा के लेके जाता हूँ, तो इस शीट का कितना एरिया इफेक्टिवली, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर निकलती है और मैं इस वाली दूसरी प्लेट को इधर लेके जाता हूँ, तो इस प्लेट का कितना एरिया पर मुझे वर्क करना पड़ता है इस प्लेट को इधर ले जाने के लिए? तो आंसर है A1 को। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ लो कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमेशा हमें एरिया, वो इफेक्टिव एरिया लेना है जो दोनों में कॉमन हो। और हमेशा दो चीजों में कॉमन कौन सा होता है? छोटे वाला। बड़े और छोटों में कॉमन कौन सा होगा? छोटे वाला भाई। तो छोटे वाला क्या होगा? इस छोटे का, अगर इसके पास 10 है, इसके पास 5 है, तो अगर इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, तो 10 है तो 5 भी तो है, तो 5 वाला दोनों में कॉमन है, तो स्मॉलर एरिया हैज टू बी टेकन। तो आज एक बात समझ में आई कि अगर हमें किसी भी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो सबसे पहला तरीका क्या है? तो आंसर सबसे पहला तरीका है कि उसके मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम ऐसा लो जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। दूसरा, ज्योमेट्री बड़ी लो। तीसरा, उस चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में एक अनचार्ज कंडक्टर को लेकर चले जाओ, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा, अर्थ जो कैपेसिटेंस होता है, फैरड, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है, और एक फैरड बहुत बड़ी लार्जेस्ट यूनिट है। हमारी अर्थ का बहुत बड़ा साइज होने के बावजूद भी हमारे अर्थ का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 711 माइक्रोफैरड है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली इस दुनिया में किसी भी एक
कंडक्टर का अगर मुझे कैप्शंस लेना हो तो वो कंडक्टर कैप्शन 711 माइक्रोफैरड से कम होगा। इसका मतलब माइक्रोफैरड को हमने अपनी प्रैक्टिकली यूनिट बना ली। इट मीन्स 1 फैरड कैप्शंस को बनाना प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 1 फैरड कैप्शंस को बनाने के लिए मुझे हमारे अर्थ के रेडियस का लगभग 1500 गुना रेडियस चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए फैरड इज नॉट ए प्रैक्टिकल यूनिट बट माइक्रोफैरड इज, पिकोफैरड इज आर प्रैक्टिकल यूनिट। जो हमारे माइक्रोफैरड होते हैं और जो हमारे पिकोफैरड होते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो माइक्रोफैरड होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें हम पिकोफैरड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? पिकोफैरड। और हम लोगों ने एक बात और समझी कि अगर हमें 2 प्लेट दी है, पहला प्लेट कैप्चर की, और हमसे ये पूछा जाता है किसका कैप्शंस निकालो, तो मस्ट टू बी रिमेंबर एरिया, बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट, इन दोनों में से हमें से किसका लेना है? आंसर है छोटी प्लेट का। क्यों? क्योंकि बड़ी और छोटी में से जो प्लेट्स जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करेगी, उस रीजन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें लेना होता है, उस रीजन वाले एरिया को हमें कंसिडर करना पड़ता है, और वो एरिया दोनों में कॉमन होना चाहिए, और कॉमन एरिया किसका होता है? छोटे का। तो छोटा एरिया को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।